हाय दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका दोस्तों महेंद्र सिंह स्वागत करता हूं दोस्तों मुकेश महेंद्र एजुकेशन चैनल पर। और दोस्तों आज फिर मैं ज़बरदस्त क्लास लेकर आया हूं अपनी हिस्ट्री की, इतिहास की, क्योंकि बहुत सारे दोस्त कमेंट कर रहे थे कि भैया इतिहास की भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाइएगा। तो आज आपके सामने इतिहास की ज़बरदस्त क्लास लेकर आया हूं दोस्तों। 30 आपके सामने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। बिल्कुल दोस्तों 30 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सीधे बोर्ड में छपेंगे। जिन्होंने पूरी साल किताब को खोलकर भी नहीं देखा है, ठीक है, पूरी साल किताब खोलकर भी नहीं देखा है, अगर इस वीडियो को पूरा देखकर चले गए तो बिल्कुल आप अच्छे नंबर से पास होंगे, ठीक है। और जो मेरिट में आना चाहते हैं तो वो तो दोस्तों बिल्कुल ठीक है, पूरे 100 में से 100 नंबर लाना चाहते हैं, इस क्लास को देखेगा और मेरे द्वारा डाली गई जितनी भी जो क्लासें हैं उन सबको आपको अच्छे से याद करना है, ठीक है। और जो पास होना चाहते हैं इस वीडियो को आप 2-3 बार देख लेना दोस्तों, ठीक है। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड परीक्षा में छपने वाले हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है। बिल्कुल सभी को वेरी गुड इवनिंग। बिल्कुल एक बार सभी दोस्त अपने दिल से, ठीक है, क्लास को एक बार शेयर कर दीजिएगा, अपने दिल से शेयर कर दीजिएगा दोस्तों। आप शेयर नहीं करते हैं, ठीक है, एक बार सभी शेयर कर दीजिएगा। सभी को वेरी गुड इवनिंग। और दोस्तों इस क्लास के अंदर प्रमुख मैंने 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं, ठीक है, 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं। अब एक बार मैं 30 क्वेश्चन को प्रमुख बता देता हूं कि कौन सा क्वेश्चन किस प्रकार से है, ठीक है। तो यहां पर आपके सामने पहला क्वेश्चन है, जजिया प्रथा क्या थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये 30% दोस्तों बार बार पूछे जाते हैं। आपके बहुत सारे पेपर हुए हैं, अर्धवार्षिक, वार्षिक, प्री बोर्ड, बोर्ड का पेपर, सभी पेपर में से दोस्तों मैंने ये प्रश्न लिए हैं, बार बार पूछे जाते हैं और बार बार रिपीट भी होंगे दोस्तों। देख लेना, आपकी बार बोर्ड परीक्षा में जरूर मिलेंगे। जजिया प्रथा क्या थी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरा प्रश्न है, दामिन ए कोहो का क्या अर्थ है। और तीसरा क्वेश्चन है आपके सामने, पोलाज किसे कहते हैं, पोलाज किसे कहते हैं। चौथा क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता में बाढ़ प्रणाली क्या थी, हड़प्पा सभ्यता में बाढ़ प्रणाली क्या थी। पांचवा है कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ, गांधी इरविन समझौता कब हुआ। बिल्कुल आंसर बताऊंगा दोस्तों, अभी रुको। छठा क्वेश्चन है कि जेम्स प्रिंसेप कौन था। और आपके 7वां क्वेश्चन है, इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख के नाम से किसे जाना जाता है। और 8वां क्वेश्चन है, मनसबदारी व्यवस्था क्या है, जो मनसबदारी व्यवस्था है वो क्या है, ठीक है। इसके बाद आपके सामने 9वां क्वेश्चन दे रखा है, गोत्र शब्द से क्या तात्पर्य है। 10वां है, फ्रांसीसी बुकानन कौन था। और 11वां है, थेरी गाथा का संबंध किस धर्म से है। और 12वां क्वेश्चन दे रखा है आपके सामने कि भारत में चिश्ती संप्रदाय की स्थापना किसने की थी। और भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। इस्तमरारी बंदोबस्त सर्वप्रथम कहाँ लागू हुआ था। और मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था। और मेगस्थनीज की पुस्तक का नाम बताओ। संथाल विद्रोह के नेतृत्व किसने किया था। और सोने के सिक्के सर्वप्रथम किन शासकों ने जारी किए थे। औपनिवेशिक शासन सर्वप्रथम कहाँ स्थापित हुआ था। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे। और गांधी जी विदेश से गृहभूमि वापस कब आए थे। और स्वराज दल की स्थापना किसने की थी। क्रिप्स मिशन भारत कब आया था। और पहले व्यक्तिगत सत्याग्रह कौन थे। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु का नाम क्या था। सिविल लाइन्स क्या थे। व्हाइट टाउन और ब्लैक टाउन क्या है। अखिल भारतीय जनगणना का पहला प्रयास कब किया गया था। हड़प्पा सभ्यता में लोथल किस राज्य में है। और बहिर्विवाह पद्धति क्या है। ये प्रमुख 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इनके उत्तर मैं अभी बताने वाला हूं। इन सभी को दोस्तों दिमाग में फिट करके और ताला लगा देना दोस्तों, ठीक है। नहीं, मेरे कहने का मतलब यह है कि 30% वेरी इंपॉर्टेंट है, खोपड़ी में छाप लेना दोस्तों। और बोर्ड परीक्षा के पेपर में, बोर्ड परीक्षा में जरूर पूछे जाएंगे 100%, ठीक है। तो बिल्कुल देखते हैं। अब ये 30% है, लेकिन मैं एक्स्ट्रा फैक्ट भी बोलता रहूंगा दोस्तों, तो उनको भी आपको साथ में याद करना है, ठीक है। साथ में याद करना दोस्तों, मैं साथ में याद करवाता हूं। मेरा उद्देश्य है आप सभी को याद करवाना, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगे तो एक बार लाइक जरूर कर देना दोस्तों। अंगूठो बन रखी है, विने एक बार दबा देना है, ठीक है। तो देखो पहला क्वेश्चन है, जजिया प्रथा क्या थी। बताओ इसको आंसर क्या हो, जजिया प्रथा क्या थी। बिल्कुल जजिया प्रथा क्या थी, सबने पता है। जजिया क्या है, तो जजिया एक प्रकार का धार्मिक कर था, ठीक है।
जजिया क्या था? तो जजिया एक प्रकार का धार्मिक कर था जो गैर मुसलमानों से लिया जाता था, जो मुस्लिम नहीं थे, जो हिंदू थे, ठीक है, और अनेक जाति से, तो उनसे लिया जाता, और अनेक धर्मों से उनसे लिया जाता था जजिया कर। ध्यान रखना, जजिया प्रथा क्या थी? प्रथा भी हम कह सकते हैं। तो जजिया एक प्रकार का धार्मिक कर था। बताओ याद हो रहा नहीं हो रहा? याद कर लेना दोस्तों साथ साथ में। जजिया एक प्रकार का धार्मिक कर था जो गैर मुसलमानों से लिया जाता था, जो मुसलमान नहीं थे, जो हिंदू थे, उनसे लिया जाता था। बेचारे हिंदू, ठीक है, जो कोई बेचारे ज्यादा गरीब थे, ठीक है, जो कर नहीं दे पाते थे, तो उनको दोस्तों, जो कर नहीं दे पाते थे तो उनको धर्म परिवर्तन करना पड़ता था। ठीक है, इसमें बताया गया है इस कर के अंदर कि भाई ये प्रथा एक तरीके की जजिया प्रथा, कि जो कर नहीं दे पाते थे तो उनको उनका धर्म परिवर्तन कर लिया जाता था, उनको मुसलमान बना दिया जाता था। तो इस प्रकार से ये कर था जजिया। और दोस्तों प्रश्न पूछिए कि जजिया कर है वो सर्वप्रथम जो है वो कट के लगी हो। तो मोहम्मद बिन कासिम दोस्तों सबसे पहले जजिया कर लगाता है सिंध में 712 ईस्वी में। मोहम्मद बिन कासिम सिंध में लगाता है जजिया कर। और वैसे तुगलक वंश और जो दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत आता है उसका शासक था फिरोज शाह, तो उन्होंने लगाया था दोस्तों जजिया कर। ठीक है, तो ये प्रमुख आपको ध्यान रखना। सीधा सा प्रश्न पूछा जाएगा कि जजिया क्या है, जजिया प्रथा क्या है? तो जजिया एक प्रकार का धार्मिक कर है जो गैर मुसलमानों से लिया जाता था। मैं धीरे बता रहा हूं दोस्तों, याद होना चाहिए आप सभी को। और जो दोस्त कह रहे हैं कि भाई जल्दी बताओ, तो बिल्कुल दोस्तों मैं तो धीरे धीरे बताऊंगा, आपको जल्दी में ना रहे दोस्तों, धीरे धीरे बताऊंगा तो याद हो रहा है आप सभी को। ठीक है, मेरा उद्देश्य है साथ साथ में याद करवाना। देखिएगा दूसरा क्वेश्चन, दामिन एक कोहो का क्या अर्थ है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 100% बोर्ड में छपने वाला क्वेश्चन है। दामिन एक कोहो का क्या अर्थ है? देखो, दामिन एक कोहो का क्या अर्थ है? दामिन एक कोहो क्या है? पहला क्वेश्चन तो हमारा हो गया। दामिन एक कोहो ये फारसी भाषा का शब्द है दोस्तों। किस भाषा का शब्द है? फारसी भाषा का शब्द है। जो दामिन एक कोहो है वो किस भाषा का शब्द है? तो दामिन एक कोहो फारसी भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है? फारसी भाषा का शब्द है। अब इस दामिन एक कोहो का अर्थ होता है दोस्तों पहाड़ियों का क्षेत्र। क्या होता है? पहाड़ियों का क्षेत्र। पूछा क्या है? दामिन एक कोहो का क्या अर्थ है? दामिन एक कोहो का अर्थ है पहाड़ियों का क्षेत्र। अब कहेंगे भाई पहाड़ियों को क्षेत्र है कि? हाँ बिल्कुल पहाड़ियों को क्षेत्र है। दामिन एक कोहो फारसी भाषा को शब्द है। किस भाषा को शब्द है? फारसी भाषा को शब्द है, याद कर लेना। परिभाषा आप किस प्रकार से लिखेंगे? दामिन एक कोहो कहते किसे हैं? तो पहाड़ियों का क्षेत्र को ही कहते हैं दामिन एक कोहो। लेकिन परिभाषा आप लिख सकते हैं कि भागलपुर से राजमहल तक का जो वन क्षेत्र है वो दामिन एक कोहो के नाम से जाना गया। भागलपुर से राजमहल तक का जो वन क्षेत्र था उसे दामिन एक कोहो के नाम से जाना गया। ठीक है, आ रही नहीं बात? समझ में आ रही है नहीं? ठीक है, दूसरी परिभाषा भी मैं बता दूंगा दोस्तों। भागलपुर से राजमहल तक का जो वन क्षेत्र था वो दामिन एक कोहो के नाम से जाना गया। इसी के तहत मैं दूसरी परिभाषा बताता हूं। आप अगर ये याद नहीं हो रही तो कोई बात नहीं। अंग्रेजों ने क्या किया? संथाल लोगों को जमीनें दे दी। ठीक है, आपने पता होगा झूम खेती के अंतर्गत आपने पढ़ा होगा संथाल लोग और पहाड़ी लोग। संथाल और पहाड़ी लोगों के बारे में तो आपने सुना होगा, पढ़ा होगा। नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं। अंग्रेजों ने संथाल लोगों को जमीन दे दी थी दोस्तों। तो जो जमीन दी थी और संथाल लोग वहां बस गए थे, उनको बोला, जो संथाल लोग बसे थे उनको बोलते दामिन एक कोहो। अंग्रेजों द्वारा संथाल लोगों को जो भूमि दी गई उसे बोलते हैं दामिन एक कोहो। हो गई परिभाषा याद? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। दामिन एक कोहो का क्या अर्थ है? तो इस तरीके से आपको लिखना है। आ रही नहीं बात समझ में? आ रही नहीं? इसी तरीके से आपको करना है। ठीक है, आपके सामने तीसरा क्वेश्चन है, पोलाज किसे कहते हैं? पोलाज मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। पोलाज कहते किसे हैं? मुगलों की जो भू राजस्व प्रणाली थी, मुगलों की जो भू राजस्व प्रणाली थी उसे कहते थे पोलाज। ध्यान रखना, मुगलों की जो भू राजस्व प्रणाली थी उसको पोलाज नाम से जाना गया था। ठीक है, और एक है पोलाज ने, एक है चच्चर। ध्यान रखना, एक तो चच्चर, चच्चर चेचर, चेचर है कि चच्चर है? चेचर ऐसे कुछ है। चेचर जो भूमि, ठीक है, 3-4 वर्षों तक खाली पड़ी रहती है, उसमें किसी प्रकार की फसलें नहीं उगाई जाती है, तो वो भूमि कहलाती है चेचर या चच्चर। ठीक है, चेचर या चच्चर लिखा मिलता है तो ये भूमि चच्चर कहलाती है। पोलाज में क्या होता है? हर वर्ष खेती होती है, सालाना इसमें खेती होती है दोस्तों, ध्यान रखना। ठीक है, समझ में आ रही नहीं बात? आ रही नहीं? ठीक है, पोलाज किसे कहते हैं? तो मुगलों की भू राजस्व प्रणाली को क्या कहते हैं? पोलाज कहते हैं। मुगलों की भू राजस्व प्रणाली को पोलाज कहते हैं। मुगलों की भू राजस्व प्रणाली को पोलाज कहते हैं। रट लो नहीं यार भाई। ठीक है, चलो, पोलाज किसे कहते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद कर लेना।
आगे चौथा क्वेश्चन आपके सामने है कि हड़प्पा सभ्यता में बाढ़ प्रणाली के बारे में क्या जानो, बाढ़ प्रणाली पर टिप्पणी लिखो। बाढ़ प्रणाली क्या है? देखो, जो हड़प्पा सभ्यता में बाढ़ जो है वो चरट नामक पत्थर से बनाए जाते हैं। याद कर लेना दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता में बाढ़ किस पत्थर से, पूछा क्या है, पूछा यही तो है कि हड़प्पा सभ्यता में बाढ़ प्रणाली पर टिप्पणी लिखो। तो टिप्पणी लिखना, टिप्पणी लिखने का तरीका भी मैंने बताया दोस्तों, पॉइंट बाई पॉइंट आपको लिखना है, तभी आपको एग्जाम में पूरे नंबर मिलेंगे। पूछा है कि हड़प्पा सभ्यता में बाढ़ प्रणाली क्या है, तो करना कुछ नहीं है दोस्तों। सबसे पहला प्रश्न पॉइंट लिखेंगे आप कि हड़प्पा सभ्यता में बाढ़ जो है वो चरट नामक पत्थर से बनाए जाते थे। किस पत्थर से बनाए जाते थे? चरट नामक पत्थर से बनाए जाते थे। इसी के तहत आप दूसरा पॉइंट इसमें लिख सकते हैं कि जो बाढ़ प्रणाली है, ठीक है, आ रही नहीं समझ में, आ रही नहीं, इसका जो आकार है, बाढ़ का आकार, ये जो घनाकार होते थे, घन का आकार के होते थे, इनका आकार कैसा होता था? घन के आकार का। आ रही, ठीक है। पहली बात, बाढ़ चरट नामक पत्थर से बनाए जाते थे, इनका आकार घनाकार होता था। तीसरी बात आप लिख सकते हैं कि यानी कि छोटे और बड़े बाटों का प्रयोग मणके बनाने के तोलने के लिए काम में लिया जाता था, ठीक है। और इनका जो निचली मानदंड है वो द्विधारी होता था, यानी 1, 2, 4, 8, 16, 32 इस प्रकार से, ठीक है। निचली मानदंड द्विधारी होता था और जो ऊपरी मानदंड है वो दशमलव प्रणाली का अनुसरण करता था। आपको पूछा जा सकता है कि हड़प्पा सभ्यता में बाढ़, ठीक है, हड़प्पा सभ्यता में बाढ़ प्रणाली का जो ऊपरी मानदंड है वो किस प्रणाली का अनुसरण करता था? तो दशमलव प्रणाली का अनुसरण करता था। पहली बात देखो, ज्यादा जो बातें याद है वो लिखनी है हड़प्पा क्या है बाढ़ प्रणाली में, जो पॉइंट मेन जो है वो पहले लिखना है और फिर बाद में अपने मन से भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो हड़प्पा सभ्यता में बाढ़ प्रणाली क्या है? एक कमेंट आया मेरे पास कि भाई आप हमें लिखने का तरीका बताइएगा कि भाई अब जैसे ये प्रश्न आ गए तो कितने शब्दों में हम उत्तर लिखे। बिल्कुल दोस्तों, मैं जल्दी लेकर आऊंगा ये वीडियो, ठीक है, ठीक है नहीं, ठीक। चलो, तो बाढ़ प्रणाली पर आपको देखो प्रश्न 1 नंबर के अंदर पूछ लीजिए कि हड़प्पा सभ्यता में बाढ़ किस पत्थर से बनाए जाते हैं? तो हड़प्पा सभ्यता में बाढ़ जो है वो चरट नामक पत्थर से बनाए जाते हैं। किस पत्थर से बनाए जाते हैं? चरट नामक पत्थर से। आपको पूछा जा सकता है कि हड़प्पई मूर जो है वो किस पत्थर से बने जाती हैं? तो हड़प्पई मूर दोस्तों सेलखड़ी नामक पत्थर से बने जाती है। ध्यान रखना, एक पत्थर है सेलखड़ी, सेलखड़ी, तो सेलखड़ी नामक पत्थर से जो है वो क्या बने जाती है? हड़प्पई मूर, ठीक है, हड़प्पई मूर। हड़प्पई मूर जो है वो सेलखड़ी नामक पत्थर से बनाई जाती है और जो हड़प्पई बाट है वो हड़प्पई बाट जो है वो चरट नामक पत्थर से बनाया जाता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लेना दोस्तों। आगे इसी के तहत प्रमुख दे रखा है कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ, इसकी शर्तें बताओ। जो गांधी इरविन समझौता है ये कब हुआ, इसकी प्रमुख शर्तें हमें बतानी है। सब पहले बहुत बात ध्यान रखनी है, गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ। कब हुआ था? 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था। अब इसकी शर्तें क्या हैं तो ध्यान रखना, गांधी इरविन समझौते की प्रमुख शर्तों की यदि बात करें तो 2 शर्तें आप लिख सकते हैं, ठीक है, ठीक है नहीं। सविनय अवज्ञा आंदोलन को वापस लेना, ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन को वापस लेना और नमक बनाने की यानी कि आज्ञा ले लेना, ठीक है। तो ये प्रमुख नमक निर्माण, तो ये प्रमुख 2 शर्तें आप लिख सकते हैं गांधी इरविन समझौते के तहत, ठीक है नहीं। इसके बाद में यदि बात करता हूं जेम्स प्रिंसेप कौन था? जेम्स प्रिंसेप जो है वो कौन था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जेम्स प्रिंसेप कौन हो? तो ध्यान रखना दोस्तों, उत्तर लिखना। जेम्स प्रिंसेप एक अंग्रेज था, ये एक प्रकार का आदमी था। ऐसे नहीं लिखना है, ऐसे तो सभी को याद है, लेकिन लिखा देखो जेम्स प्रिंसेप कौन था? आदमी मुझे पता है, अंग्रेज हमें सबको पता है, ठीक है। मेन बात वो लिखनी, ऐसे नहीं लिखना है। देखो उत्तर लिखने का तरीका, जेम्स प्रिंसेप कौन था? तो जेम्स प्रिंसेप ईस्ट इंडिया कंपनी का एक अधिकारी था। जेम्स प्रिंसेप ईस्ट इंडिया कंपनी का एक अधिकारी था और इन्होंने 1838 में सर्वप्रथम ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि का अर्थ निकाला था। प्रश्न पूछा जाता है कि ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि का अर्थ जो है वो सर्वप्रथम किसने निकाला था? तो जेम्स प्रिंसेप ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख पर टिप्पणी लिखिएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख, जिसे इसी को हम कह सकते हैं पर्यायिक प्रशस्ति। क्या कह सकते हैं? पर्यायिक प्रशस्ति, पर्यायिक प्रशस्ति हम कह सकते हैं। इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख या फिर पर्यायिक प्रशस्ति। दोस्तों मैं बता रही हूं, इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख में आप लिखेंगे पहला पॉइंट कि इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख को हम पर्यायिक प्रशस्ति कहते हैं। दूसरा पॉइंट, इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख की स्थापना जो है वो हरिसेन ने की थी, ठीक है। और हरिसेन समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था और इसकी जो इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख की जो स्थापना हुई थी वो 6वीं शताब्दी ईस्वी में हुई थी। और इलाहाबाद जो स्तंभ अभिलेख है जो पर्यायिक प्रशस्ति है, ठीक है,
इसकी रचना संस्कृत भाषा में हुई थी। और आप लिख सकते हैं कि जो पर्यायिक प्रशस्ति जो इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख है इसमें समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी मिलती है, समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी मिलती है। इसके अलावा गुप्त वंश के बारे में भी हमें जानकारी मिलती है। ठीक है, गुप्त वंश के बारे में जानकारी मिलती है, समुद्रगुप्त के बारे में भी जानकारी मिलती है। समुद्रगुप्त जो है वो गुप्त वंश का ही तो शासक था। ठीक है, कविराज की उपाधि से प्रसिद्ध है समुद्रगुप्त। बहुत अच्छा कवि हो दोस्तों, अच्छी अच्छी कविता गातो, मैंने तो घणो मजा आता दोस्तों, मैं तो सुनी हूँ कविता। ठीक है, देखते हैं। तो इस तरीके से ये आपको लिखना है इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख या पर्यायिक प्रशस्ति, टिप्पणी लिखनी है। तो पर्यायिक प्रशस्ति की रचना हरिश्चंद्र ने की थी। हरिश्चंद्र समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था। पर्यायिक प्रशस्ति को इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख के नाम से जानते हैं। ठीक है, और जो पर्यायिक प्रशस्ति इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख है इसमें किसके बारे में, गुप्त वंश के बारे में जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनसबदारी व्यवस्था क्या है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मनसबदारी व्यवस्था क्या है? मुगलों की जो भू राजस्व जो प्रणाली होती थी उसको बोलते हैं मनसबदारी व्यवस्था। और ये प्रणाली जो है, ये व्यवस्था जो है वो अकबर ने आरंभ की थी। ठीक है, मुगलों की भू राजस्व जो प्रणाली थी उसको बोलते हैं मनसबदारी व्यवस्था, और ये प्रणाली अकबर ने आरंभ की थी। आ रही बात समझ में? ठीक है, गोत्र शब्द से क्या तात्पर्य है? गोत्र शब्द से क्या तात्पर्य है? यानी लोगों का, ठीक है, एक वंश जो प्राचीन समय से एक अटूट क्रम से जुड़ा आ रहा है। ठीक है, लोगों का एक वंश जो प्राचीन क्रम से एक अटूट क्रम से जुड़ा आ रहा है, प्राचीन समय से एक अटूट क्रम से जुड़ा आ रहा है, उसे कहते हैं गोत्र। ठीक है, हर जाति का गोत्र होता है, सबका अलग अलग गोत्र होता है दोस्तों। हर जाति का एक अलग अलग गोत्र है। तो गोत्र क्या है ये पूछा है, गोत्र शब्द से क्या तात्पर्य है? तो आप लिख सकते हैं कि गोत्र जो है वो एक प्राचीन ब्राह्मण पद्धति है। गोत्र क्या है? तो गोत्र एक प्राचीन ब्राह्मण पद्धति है। ठीक है नहीं, गोत्र एक प्राचीन ब्राह्मण पद्धति है। ठीक है, और आपको पूछा जाएगा कि गोत्र के 2 नियम बताओ। गोत्र के प्रमुख 2 नियम है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नियम आप याद कर सकते हैं कि दोस्तों जो है स्त्री का, जैसे किसी भी लड़की का विवाह, ठीक है, विवाह कर दिया जाता है तो उस लड़की को अपने पिता का गोत्र त्याग कर अपने पति का गोत्र लगाना पड़ेगा। ये पहला नियम होगा। पूछा जाएगा दोस्तों, 100% पूछा जाएगा, गारंटी के साथ कह सकता हूं, पूछा जाएगा कि गोत्र के 2 नियम बताओ। गोत्र क्या है? गोत्र के 2 नियम बताओ। तो गोत्र एक प्राचीन ब्राह्मण पद्धति है, और गोत्र के महत्वपूर्ण 2 नियम है कि गोत्र में किसी लड़की का यदि विवाह कर दिया जाता है तो उस लड़की को अपने पिता का गोत्र त्याग कर अपने पति का गोत्र धारण करना पड़ता है। और दूसरा पॉइंट आप लिखेंगे कि एक ही गोत्र के सदस्य आपस में विवाह नहीं कर सकते। एक ही गोत्र के सदस्य आपस में विवाह नहीं कर सकते। ठीक है नहीं, चलो, तो ये प्रमुख 2 नियम हो गए गोत्र के। और इसी के तहत में एक प्रश्न बनता है यहां पर कि मनुस्मृति का संकलन कब किया गया? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बोल रहा हूं उसको सुन लेना दोस्तों। मनुस्मृति का संकलन कब किया गया? तो मनुस्मृति का संकलन किया गया था 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी तक। मनुस्मृति का संकलन कब हुआ? 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी तक। ठीक है नहीं, अब देखिएगा आगे एक प्रश्न पूछा जाता है कि धर्मसूत्र, ठीक है, धर्मसूत्र धर्मशास्त्रों के अनुसार विवाह के कितने प्रकार हैं? धर्मसूत्र और धर्मशास्त्रों के अनुसार विवाह के कितने प्रकार हैं? एक बार कमेंट करिएगा, फटाफट कमेंट करिएगा, धर्मसूत्र और धर्मशास्त्रों के अनुसार विवाह के कितने प्रकार हैं? फटाफट कमेंट करो बिल्कुल। एक बार सभी को वेरी वेरी गुड इवनिंग। एक बार सभी कमेंट करिएगा कि धर्मसूत्र और धर्मशास्त्रों के अनुसार विवाह के कितने प्रकार हैं? धर्मसूत्र और धर्मशास्त्रों के अनुसार विवाह के कितने प्रकार हैं? 8। देखो 8 भी आ रहे तो 4 भी आ रहे। ध्यान रखिएगा, धर्मसूत्र धर्मशास्त्रों के अनुसार विवाह के 8 प्रकार हैं। ठीक है, धर्मसूत्र धर्मशास्त्रों के अनुसार विवाह के 8 प्रकार है, जिसमें से 4 प्रकार के विवाह उत्तम माने गए। 4 प्रकार के विवाह उत्तम माने गए। और विवाह के कितने प्रकार हैं? 8 प्रकार हैं दोस्तों। यही समय है सब कुछ करने का, आंखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है। यही समय है सब कुछ करने का, बस इसे खोना नहीं है। यही समय है अपनी जिंदगी में परिवर्तन लाने का, बस इसे खोना नहीं है। यही हमारे पास समय है। कम समय में दोस्तों तैयारी कर लो, बोर्ड एग्जाम नजदीक है, बातों में कुछ नहीं है, तैयारी करिएगा दोस्तों। ठीक है, तो धर्मसूत्र धर्मशास्त्रों के अनुसार विवाह के 8 प्रकार हैं, जिसमें से 4 प्रकार के विवाह उत्तम माने गए हैं। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हो है? गोत्र हो गयो। फ्रांसीसी बुकानन कौन था? फ्रांसीसी बुकानन। ठीक है, बुकानन कौन था? फ्रांसीसी बुकानन। फ्रांसीसी बुकानन फ्रांस का रहने वाला था, नाम से पता चल रहा है फ्रांसीसी मतलब फ्रांस को बड़ो हो। फ्रांसीसी बुकानन कौन था? तो फ्रांसीसी बुकानन फ्रांस का रहने वाला था, और यह राजनीतिक, दार्शनिक और चिकित्सक था। ठीक है, तो ये पॉइंट आप लिख सकते हैं। फ्रांसीसी बुकानन कौन था? तो फ्रांसीसी बुकानन फ्रांस का रहने वाला था, राजनीतिक, दार्शनिक और चिकित्सक था। ठीक है, ये भी हो गया। एक ये क्वेश्चन पूछा गया है कि थेरीगाता का संबंध किस धर्म से है? थेरीगाता, देखो एक शब्द आयो है थेरीगाता, इसको संबंध किस धर्म से है? तो ध्यान रखना दोस्तों,
इको संबंध है बौद्ध धर्म से। किस धर्म से है? बौद्ध धर्म से। थेरी गाथा को संबंध किस धर्म से है? बौद्ध धर्म से। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, थेरी गाथा को संबंध किस धर्म से है? बौद्ध धर्म से। भारत में चिश्ती संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? दोस्तों वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन आ गया है, भारत में चिश्ती संप्रदाय की स्थापना किसने की? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, भारत में चिश्ती संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? दोस्तों आंसर देवो तो बहुत अच्छी बात है, और जो आंसर नहीं दे रहे फटाफट आंसर भी देते रहिएगा, ठीक है। आंसर देने में क्या है कि आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी दोस्तों, बातों में कुछ नहीं, आप आंसर करते रहिएगा कमेंट में। भारत में चिश्ती संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? सबको पता है बिल्कुल, मोइनुद्दीन चिश्ती, ठीक है। तो भारत में चिश्ती संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? मोइनुद्दीन चिश्ती ने। मोइनुद्दीन चिश्ती, मोइनुद्दीन चिश्ती, मोइनुद्दीन चिश्ती, ठीक है, ठीक है नहीं। मोइनुद्दीन चिश्ती में 930 के लमसम 930 में की थी मोइनुद्दीन चिश्ती ने भारत में चिश्ती संप्रदाय की स्थापना। देखो चिश्ती संप्रदाय, देखो चिश्ती संप्रदाय से रिलेटेड मैं आपको प्रश्न बताता हूँ। मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर में है, ध्यान रखना। मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? अजमेर में। और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? अजमेर में, ठीक है। और शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ है? तो शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह है दिल्ली में, ठीक है। और शेख फरुद्दीन गंज ए शक्कर की दरगाह कहाँ है? तो शेख फरुद्दीन गंज ए शक्कर की दरगाह अपने अजोदन पाकिस्तान में है, अपने नहीं दोस्तों, ठीक है, अपने तो भारत है। शेख फरुद्दीन गंज ए शक्कर की दरगाह अजोदन पाकिस्तान में है। और बताओ चिश्ती संप्रदाय आयो है, तो चिश्ती संप्रदाय की स्थापना भारत में किसने की थी? मोइनुद्दीन चिश्ती ने। और चिश्ती संप्रदाय में गुरु को किस नाम से जानते हैं? तो चिश्ती संप्रदाय में गुरु को पीर नाम से जानते हैं, शिष्य को मुरीद नाम से जानते हैं, और जो उत्तराधिकारी होता है उसको वलिद नाम से जानते हैं, ठीक है। और खानका क्या है? खानका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, खानका क्या है? खानका तो सूफी संत और धर्म प्रचारकों का जो रहने का स्थान होता है उसको बोलते हैं खानका। खानका ध्यान रखना। और पीर की दरगाह को दूर दूर से देखने आते थे, पीर की दरगाह को दूर दूर से देखने आते थे, इस परंपरा को कहते थे उर्स। क्या कहते थे? उर्स, उर्स, ठीक है। खानका रहने का स्थान होता है, उर्स यानी उर्स का मतलब पीर की दरगाह को दूर दूर से जो देखने आते थे उनको बोलते हैं उर्स। और एक जियारत क्या है? जियारत, जियारत जो तीर्थ यात्रा करते हैं उनको बोलते हैं जियारत, और जो तीर्थ यात्री होते थे उनको बोलते थे जायरीन। ये इंपॉर्टेंट है, चिश्ती संप्रदाय में थोड़े से याद कर लेना दोस्तों, 1 नंबर के अंदर प्रश्न बन सकता है कि चिश्ती संप्रदाय में गुरु को किस नाम से जानते हैं? तो चिश्ती संप्रदाय में गुरु को पीर नाम से जानते हैं, शिष्य को मुरीद नाम से जानते हैं, उत्तराधिकारी को वलिद नाम से जानते हैं, ठीक है। और खानका बोलते हैं रहने के स्थान को, और उर्स बोलते हैं जो पीर की दरगाह को दूर दूर से देखने आते थे उनको बोलते हैं उर्स। और क्या है? जो तीर्थ यात्रा है, तीर्थ यात्रा करते हैं उनको बोलते हैं जियारत, और जो तीर्थ यात्री थे उनको बोलते हैं जायरीन, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? भारत का नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है, और ये कविराज की उपाधि से प्रसिद्ध थे, और ये गुप्त वंश के शासक थे समुद्रगुप्त, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न पूछा जा सकता है भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, इस्तमरारी बंदोबस्त सर्वप्रथम कहां लागू हुआ था? जो इस्तमरारी बंदोबस्त है वो सर्वप्रथम कहां लागू हुआ था? बता दो दोस्तों फटाफट, इस्तमरारी बंदोबस्त सर्वप्रथम कहां लागू हुआ था? तो इस्तमरारी बंदोबस्त सर्वप्रथम दोस्तों 1793 का मायने 1793 में दोस्तों बंगाल में लागू हुई। इस्तमरारी बंदोबस्त सर्वप्रथम कहां लागू हुआ? तो इस्तमरारी बंदोबस्त सर्वप्रथम बंगाल में लागू हुआ। दोस्तों ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जावन पाछावन ये क्या चल रही है, एक बार देख लो क्लास में जमन, ठीक है। मुझे वीडियो समाप्त होते मुझे बताएंगे दोस्तों, ठीक है भाई, किस किसने पूरी क्लास देखी है, ठीक है। पछ आ रहे तो ये याद न लो, ठीक है। आगे देखो, इस्तमरारी बंदोबस्त सर्वप्रथम कहां लागू हुआ? तो 1793 में बंगाल में हुआ था। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको सीधा सा पूछा जाएगा कि मौर्य वंश का संस्थापक कौन है? तो मौर्य वंश का संस्थापक है चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य वंश का संस्थापक कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य। और मौर्य वंश में जो शक्तिशाली जो शासक था वो था अशोक। मौर्य वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? तो मौर्य वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था अशोक। और मौर्य वंश के संस्थापक कौन है? चंद्रगुप्त। और मौर्य वंश के अंतिम शासक कौन है? तो अंतिम शासक है बृहद्रथ। ध्यान रखना दोस्तों, बृहद्रथ, ठीक है। मैं यहां पर लिख रहा हूं बृहद्रथ। जो बृहद्रथ है दोस्तों, बृहद्रथ ये मौर्य वंश के अंतिम शासक थे। देखो प्यारे मित्रों, याद करना है, ठीक है। कौन कौन याद करने के लिए तैयार हैं? सभी होने।
पहली बात, मौर्य वंश को संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त हो गए। मौर्य वंश में शक्तिशाली अशोक हो गया और मौर्य वंश के अंतिम शासक भरतरथ हो गया। इसके अलावा जो मौर्य वंश है, ठीक है, उसमें जो चंद्रगुप्त मौर्य है, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु का नाम बता दो। बताओ चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु का नाम क्या है? एक बार कमेंट में छापो, देखिए मैं देखो देखिए कौन छाप रहा है। हाँ, चंद्रगुप्त अपने क्या पूछा मैंने कि जो चंद्रगुप्त मौर्य है उनके गुरु का नाम। बिल्कुल बिल्कुल आपने सही बताया है, सही बताया, एकदम सही बताया। चाणक्य विष्णुगुप्त, ठीक है, चाणक्य विष्णुगुप्त भी कह सकते हैं। तो ये दोस्तों ये मौर्य वंश के, ये अपने चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे, ध्यान रखना। नेक्स्ट आगे, तो ये हमारे 15 क्वेश्चन हो गए। अब देखते हैं 16वां क्वेश्चन कि मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम बता दो। मैंने तुम्हारे मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम बता दो, फिर तुम नहीं हटो हूं, ठीक है। तो मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम था इंडिका। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? तो मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम है इंडिका। क्या है? इंडिका। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम है इंडिका, ध्यान रख लेना दोस्तों, ठीक है। संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? अरे भाई ये क्वेश्चन में काम चलाएगी, एक्सप्लेन तो करो। ठीक है, एक्सप्लेन करूं। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम है इंडिका। कौटिल्य की पुस्तक का नाम है अर्थशास्त्र, ठीक है, दो याद होने चाहिए। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम है इंडिका, कौटिल्य की पुस्तक का नाम है अर्थशास्त्र, और विशाखा दत्त की पुस्तक का नाम क्या है? तो विशाखा दत्त की पुस्तक का नाम है मुद्रा राक्षस। विशाखा दत्त की पुस्तक का नाम क्या है? मुद्रा राक्षस। इसके अलावा शूद्र की पुस्तक का क्या नाम है? शूद्र की पुस्तक का नाम है मृच्छकटिकम। शूद्र की पुस्तक का क्या नाम है? मृच्छकटिकम। तो ये प्रमुख पॉइंट आपको याद करने हैं। सबसे पहले कौटिल्य की पुस्तक का नाम अर्थशास्त्र हो गया, मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम इंडिका हो गया। इसके अलावा जो विशाखा दत्त है इनकी पुस्तक का नाम मुद्रा राक्षस हो गया, शूद्र की मृच्छकटिकम हो गई, ठीक है। तो ये प्रमुख पुस्तक है। जैसे पाणिनि की पुस्तक का नाम क्या है? तो पाणिनि की पुस्तक का नाम है अष्टाध्यायी, ठीक है। तो ये प्रमुख पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। इसके बाद आगे पूछा है संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? संथाल जो विद्रोह है इसका नेतृत्व किसने किया था? तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है संथाल विद्रोह का नेतृत्व। तो संथाल विद्रोह का नेतृत्व 1855 में हुआ था। 1855 में संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो सिद्धू और कान्हू ने किया था। दो भाई थे, सिद्धू और कान्हू। इसके अलावा एक भैरव भी शामिल था। तो सिद्धो कान्हू और भैरव ने दोस्तों किसका नेतृत्व किया था? संथाल विद्रोह का, ध्यान रखना। सिद्धो कान्हू, सिंधु भी लिखा मिलता है, सिंधु कान्हू भी कह सकते हैं। सिंधु कान्हू, अरे भैया ये क्या हो रहा है? सिंधु कान्हू और भैरव ये संथाल विद्रोह के नेता थे। संथाल विद्रोह कब हुआ? तो 1855 में। इसके बाद आपके सामने क्वेश्चन पूछा है कि सोने के सिक्के सर्वप्रथम किसने जारी किए थे? मैंने ये क्या कहा, बंद हो गया दरवाजा। सोने के सिक्के सर्वप्रथम किसने जारी किए? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सोने के सिक्के सर्वप्रथम किसने जारी किए? तो ध्यान रखना, सोने के सिक्के सर्वप्रथम जारी किए थे कुषाण शासकों ने। सोने के सिक्के सर्वप्रथम जारी किए थे कुषाण शासकों ने, ठीक है। कुषाणों को युची भी कहते हैं। कुषाण शासकों ने सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किए थे और कुषाण शासक ही अपने नाम के आगे देवपुत्र की उपाधि लगाते हैं। आ रही नहीं बात समझ में? ठीक है, कुषाण शासक जिन्होंने भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किए थे, कुषाणों को हम युची कहते हैं, और कुषाण जो अपने आगे नाम के आगे देवपुत्र की उपाधि लगाते हैं। आपको पूछा जा सकता है कि कौन से शासक थे जिन्हें मात्र नाम से चिन्हित किया जाता था? तो सातवाहन शासकों को मात्र नाम से चिन्हित किया जाता है दोस्तों। इंपॉर्टेंट है और प्रश्न पूछा जा सकता है। तो देखो कट गया क्वेश्चन। सोने के सिक्के सर्वप्रथम कुषाण शासकों ने जारी किए थे। सोने के सिक्के जो है वो सर्वप्रथम कुषाण शासकों ने जारी किए थे, और कुषाण शासकों में जो शक्तिशाली शासक था वो था कनिष्क कुषाण वंश का सबसे महान शासक था दोस्तों, जिन्होंने 78 ईस्वी में एक शक समाज चलाया था दोस्तों, ठीक है। चलो, औपनिवेशिक शासन सर्वप्रथम कहां स्थापित हुआ? औपनिवेशिक शासन सर्वप्रथम कहां स्थापित हुआ? सबको पता है औपनिवेशिक शासन सब पहले स्थापित हुआ बंगाल में। औपनिवेशिक शासन सबसे पहले कहां स्थापित हुआ था? तो औपनिवेशिक शासन सबसे पहले बंगाल में स्थापित हुआ था। तो यह प्रमुख पॉइंट आपको ध्यान रखना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा है कि जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? जो जैन धर्म है इसमें 24वें तीर्थंकर कौन थे? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे महावीर स्वामी। महावीर स्वामी जो है वो जैन धर्म के क्या थे? 24वें तीर्थंकर थे। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? तो महावीर स्वामी। इस तरीके से ये प्रमुख पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। और महावीर स्वामी के बचपन का नाम भी आपको पूछा जा सकता है। तो महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या है? जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर हो गए महावीर स्वामी जी, तो महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या है? तो बचपन का नाम है वृद्धमान। महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या है? तो बचपन का नाम है वृद्धमान। इसके अलावा आपको यह भी पूछा जा सकता है कि बताओ गौतम बुद्ध किसके बचपन का नाम है? गौतम बुद्ध। तो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या है? गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या है? तो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम है दोस्तों सिद्धार्थ। क्या है? महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान हो गया और गौतम बुद्ध के बचपन का नाम है सिद्धार्थ। तो ये प्रमुख पॉइंट आपको ध्यान रखना है।
आगे देखते हैं, गांधी जी विदेश से गृहभूमि कब आए थे। देखो विदेश से गृहभूमि कब आए थे, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। गांधी जी विदेश गए थे 1893 में। भारत के राष्ट्रपिता कहाँ, राष्ट्रपिता कहते हैं गांधी जी को, ठीक है। भारत के राष्ट्रपिता किसे कहा जाता है, तो गांधी जी को कहते हैं। और गांधी जी जो है विदेश कब गए थे, तो 1893 में तो ये विदेश गए थे, लेकिन विदेश से वापस गृहभूमि वापस कब आए थे, वापस कब आए थे भारत में, तो 1915 में आ गए थे। दोस्तों ध्यान रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन और आपको पूछा जा सकता है। विदेश गए थे 1893 में और वापस आए थे 1915 में। मोस्ट इंपोर्टेंट है, अच्छी तरीके से याद करना है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन, गांधी जी वाला हो गया। स्वराज दल की स्थापना जो है वो कब हुई, स्वराज दल की स्थापना कब हुई थी, पहले तो आप ये बता दीजिएगा स्वराज दल की स्थापना कब हुई, एक बार कमेंट करिए फटाफट। स्वराज दल की स्थापना जो है वो कब हुई, स्वराज दल की स्थापना कब हुई थी, आंसर नहीं आया भाई। स्वराज दल की स्थापना बिल्कुल 1923 होगा, क्या होगा 1923 में स्वराज दल की स्थापना हुई थी। किसने की थी, तो मोतीलाल तेजावत और चित्तरंजन दास, मोतीलाल तेजावत और चित्तरंजन दास ने दोस्तों स्वराज दल की स्थापना की थी। यह भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और मोस्ट क्वेश्चन है कि स्वराज दल की स्थापना चित्तरंजन दास और मोतीलाल तेजावत ने कब की थी, 1923 के अंदर, ठीक है। क्रिप्स मिशन भारत कब आया था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्रिप्स मिशन भारत कब आया था, क्रिप्स मिशन जो है वो भारत कब आया था, तो क्रिप्स मिशन भारत आया था दोस्तों 1942 में। कब आया था, 1942 में। 1942 में दोस्तों क्रिप्स मिशन भारत आया था। और कैबिनेट मिशन भारत कब आया था, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन कब भारत आया, तो क्रिप्स मिशन को ठेका थोड़ी ले रहे हो, कैबिनेट मिशन पूछ रहे तो फिर ठीक है। तो देखो क्रिप्स मिशन भारत आया था 1942 में और जो कैबिनेट मिशन है वो भारत कब आया था, 1946 में। तो इस तरीके से ये प्रश्न आपको अच्छे तरीके से याद करने हैं। ये इसके बाद हम देखते हैं अगला क्वेश्चन कि पहले व्यक्तिगत सत्याग्रह कौन थे, पहले व्यक्तिगत सत्याग्रह जो है वो कौन थे, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पहले व्यक्तिगत सत्याग्रह कौन थे। तो पहले व्यक्तिगत सत्याग्रह थे विनोबा भावे। कौन थे, विनोबा भावे। ध्यान रखना, पहले व्यक्तिगत सत्याग्रह कौन थे, विनोबा भावे। विनोबा भावे ये पहले व्यक्तिगत सत्याग्रह थे। और आपको पूछा जाएगा कि दूसरे व्यक्तिगत सत्याग्रह कौन थे, दूसरे व्यक्तिगत सत्याग्रह, तो दूसरे व्यक्तिगत जो सत्याग्रह में कौन थे दोस्तों, दूसरे व्यक्तिगत सत्याग्रह तो पंडित जवाहरलाल नेहरू दूसरे व्यक्तिगत सत्याग्रह थे। और तीसरे व्यक्तिगत सत्याग्रह की यदि मैं बात करता हूं तो तीसरे व्यक्तिगत सत्याग्रह थे ब्रह्मादत्त। ब्रह्मादत्त इनका नाम है दोस्तों, ब्रह्मादत्त। ये तीसरे व्यक्तिगत सत्याग्रह थे। दूसरे थे पंडित जवाहरलाल नेहरू और पहले है विनोबा भावे। तो ये प्रश्न आपको ध्यान रखना कि पहले सत्याग्रही कौन है, विनोबा भावे, दूसरे कौन है, पंडित जवाहरलाल नेहरू, तीसरे कौन है, ब्रह्मादत्त, ठीक है। इसके बाद आपके सामने अगला क्वेश्चन पूछा है कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु। एक तो उदारवादी नेता है, एक उदारवादी नेताओं के नाम पता होगा आपको, एक तो उदारवादी नेता तो गोपाल कृष्ण गोखले। ध्यान रखना, गोपाल कृष्ण गोखले। पहले व्यक्तिगत सत्याग्रह हो गया विनोबा भावे थे और दूसरे पंडित जवाहरलाल नेहरू हो गए, तीसरे ब्रह्मादत्त हो गए। इसके अलावा महात्मा गांधी के राजनीतिक जो गुरु थे, राजनीतिक गुरु कौन थे, गोपाल कृष्ण गोखले। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसके बाद हम आगे बात करते हैं, ये वाला क्वेश्चन हो गया। और सिविल लाइन्स क्या थे ये। इसके बाद व्हाइट टाउन और ब्लैक टाउन क्या, व्हाइट टाउन और ब्लैक टाउन क्या है। तो अंग्रेज घोरे थे इसलिए इन्हें व्हाइट टाउन कहते थे, और अंग्रेज घोरे थे इसलिए ना व्हाइट टाउन, जो अंग्रेजों की बस्ती होती थी उनको व्हाइट टाउन के नाम से जानते थे, ठीक है। और जो भारतीय बस्ती थी उनको ब्लैक टाउन के नाम से जाना जाता था, ठीक है। तो ये प्रमुख क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि अखिल भारतीय जनगणना का पहला प्रयास कब किया गया था। तो अखिल भारतीय जनगणना का पहला प्रयास किया गया था 1872 में। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख जो स्थल है लोथल, ये किस राज्य में है। तो ये प्रमुख क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है कि जैसे हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थल है लोथल, ये किस राज्य में है। तो लोथल जो है वो गुजरात राज्य में है। अब इसी क्वेश्चन से रिलेटेड आपको और कहीं पूछे जा सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख जो स्थल है लोथल, जैसे प्रमुख गुजरात में मिले थे लोथल है, धोलावीरा है, सूतकोटड़ा है, रंगपुर है, नागेश्वर है, ये सभी स्थल जो है वो मिले थे, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थल आपको पूछे जा सकते हैं, जैसे गुजरात में जैसे लोथल, धोलावीरा, सूतकोटड़ा, रंगपुर, नागेश्वर, ये जो स्थल है आपको गुजरात में मिले थे। इसके अलावा राजस्थान से भी पूछे जा सकते हैं। राजस्थान से स्थल मिले थे जैसे कालीबंगा है, पीलीबंगा है, रंगमहल है। कालीबंगा दोस्तों, जैसे कालीबंगा की बात करें तो यह हनुमानगढ़ जिले में है राजस्थान के। और इसके बाद जैसे मैं बात करता हूं, पंजाब से एक स्थल मिला था सोरतगुई, ठीक है। पंजाब से सॉरी रोपड़ मिला था, रोपड़ पंजाब के अंदर है। और उत्तर प्रदेश से यदि मैं बात करता हूं तो उत्तर प्रदेश से एक स्थल मिला है आलमगीरपुर, ठीक है। तो ये प्रमुख हड़प्पा सभ्यता से संबंधित स्थल है जो आपको पूछे जा सकते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बहिर्विवाह पद्धति से आप क्या समझते हैं। एक तो अंत्य विवाह पद्धति, एक बहिर्विवाह पद्धति है।
हैं। जब गोत्र से बाहर किसी स्त्री का विवाह कर दिया जाता है तो इसे बहिर्विवाह पद्धति कहते हैं, और गोत्र के अंदर विवाह कर दिया जाता है तो इसे अंतर्विवाह पद्धति कहते हैं। इसी प्रकार से आपको प्रश्न पूछा जा सकता है कि धर्मसूत्र और धर्मशास्त्रों के अनुसार विवाह के कितने प्रकार हैं। तो धर्मसूत्र और धर्मशास्त्रों के अनुसार विवाह के 8 प्रकार माने गए हैं, जिसमें से 4 प्रकार के विवाह जो है वो उत्तम माने गए हैं। तो इस तरीके से दोस्तों ये आपको, आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा वीडियो। ये 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने देखे हैं। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और चैनल पर नए तो जरूर सब्सक्राइब करें। और हमारे सर हमारे साथ आए हुए हैं, एक बार सर आप आगे आइएगा और मोटिवेट कीजिएगा बच्चों को। सर नमस्ते। सर देखो टाइम बहुत कम बचा है, बोर्ड का एग्जाम चल रहे हैं, तो अब बच्चों को आप राय दीजिएगा कि किस प्रकार से हमें तैयारी करनी है। इस समय बोर्ड के जो नज़दीकी एग्जाम को देखते हुए आपको जितना आपके पास समय है उस समय के का समुचित आपको पूरा बेनिफिट, पूरा लाभ उठाना है। और जो महेंद्र सिंह है बहुत ही होनहार बच्चा हमारे बैच का रहा है, मेरे खुद पढ़ाया हुआ बच्चा है। मैं ये कहता हूँ कि जिस प्रकार से एक नोट्स बना करके आपको कर रहा है उससे आप सीखना है आपको, और तैयारी मेहनत करनी है, और बिल्कुल सर आपको जरूर मिले। हाँ बिल्कुल। बाकी क्या है कि कम समय में, देखो समय बहुत कम बचा है, तो रिवीजन आप समय समय पर करते रहे, नोट्स को बार बार रिपीट करते रहे, और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है उनको बार बार प्रैक्टिस करते रहे, और ज्यादा से ज्यादा जो मॉडल पेपर है उनको सोल्व करें। ठीक है। नो में रंग समोता रहा हूं मैं, ना किसी का आंचल थाम के रोता रहा हूं मैं, अब जाके निकला है चेहरा मेरा, वर्षों से कुछ बेहतर करने का प्रयास कर रहा हूं। ब्राह्मण वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति किससे मानते हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट है, ब्राह्मण जो है वो वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति जो है वो किससे मानते हैं। दूसरा क्वेश्चन, गोत्र क्या है? जो गोत्र है वो क्या है? गोत्र जो है वो क्या है? इसके अलावा प्रमुख जो अगला है कि मनुस्मृति का संकलन कब हुआ। और तीसरा क्वेश्चन है कि कबीर को भक्ति का मार्ग दिखाने वाले गुरु कौन थे। ये सब क्वेश्चन पहले पूछे गए दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कोई 2015 के अंदर पूछा गया, 2016 बोर्ड में पूछा गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, मैंने पेपर में से उठाई है। ठीक है, हाँ देखिएगा बिल्कुल आपके सिलेबस में भी है। ठीक है। चौथा क्वेश्चन है कि भक्ति में राजकुमारी के नाम से किसे जाना जाता है। पांचवा है कि तालीकोटा का युद्ध कब हुआ और इसके परिणाम क्या निकले। छठा क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम औपनिवेशिक शासन कहां स्थापित हुआ। दक्कन दंगा आयोग पर टिप्पणी लिखी। और आठवां है कि 1857 के विद्रोह को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा था। भारत का सरताज शेर, 7 टापुओं का शेर किसे कहा जाता है। उग्रपंथी नेता और उदारवादी नेताओं के नाम बताओ। बिल्कुल दोस्तों आपके एक एक नंबर वाले, डेढ़ नंबर वाले क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे, आपको अच्छे से याद कर लेना है। ठीक है, यहां पर पहला क्वेश्चन है कि ब्राह्मण वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति किससे मानते हैं, तो ध्यान रखना दोस्तों। अब देखिएगा बड़ा क्वेश्चन भी यहां मैं बनाने वाला हूं। ब्राह्मण वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति किससे मानते हैं, इंपॉर्टेंट है। तो ब्राह्मण जो है दोस्तों, ब्राह्मण ये वर्ण व्यवस्था की जो उत्पत्ति है वो किससे मानते हैं, देवी व्यवस्था से। किससे मानते हैं दोस्तों, देवी व्यवस्था से। ध्यान रखना, ब्राह्मण जो है वो वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति किससे मानते हैं, देवी व्यवस्था से। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, याद हो गया। ब्राह्मण वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति किससे मानते हैं, देवी व्यवस्था से। ब्राह्मण वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति किससे मानते हैं, देवी व्यवस्था से। हो गया याद। चलो अब देखो इसी क्वेश्चन के अंदर मैं एक्स्ट्रा फैक्ट आपको बताता हूं। ब्राह्मण वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति देवी व्यवस्था से मानते हैं। यहां पर एक शब्द आया है वर्ण, वर्ण वर्ण, तो 4 वर्ण है दोस्तों। कितने वर्ण है, 4 वर्ण है। कौन कौन से, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। 4 वर्ण है, ध्यान रखना दोस्तों। वर्णों के कितने प्रकार हैं, वर्णों के 3 प्रकार हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ठीक है, अब यहां पर आपको देखिएगा प्रश्न पूछा जाएगा कि ब्राह्मण के क्या कार्य थे, क्षत्रिय के क्या कार्य थे, वैश्य के क्या कार्य थे, शूद्र के क्या कार्य थे। इस तरीके से आपको कार्य पूछे जाएंगे। तो ब्राह्मण का क्या कार्य है दोस्तों, ब्राह्मण का कार्य होता था अध्ययन करना, वेदों की शिक्षा, यज्ञ करना और करवाना, दान देना। ठीक है, दान देना, ये प्रमुख जो कार्य होते थे ये ब्राह्मण के कार्य थे। ब्राह्मण के कार्य क्या थे, तो ब्राह्मण के कार्य थे दोस्तों अध्ययन करना, ठीक है, और दान देना, यज्ञ करना और करवाना, वेदों की शिक्षा। इस तरीके से ये ब्राह्मण के कार्य थे। इसके बाद दूसरा पॉइंट आपको ध्यान रखना, ब्राह्मण के कार्य तो हो गए। ब्राह्मण के बाद में ब्राह्मण क्षत्रिय के क्या कार्य थे, तो क्षत्रिय के जो कार्य थे, क्षत्रिय के कार्य थे शासन करना, युद्ध करना और न्याय प्रदान करना। ठीक है, और न्याय करना, ठीक है, युद्ध करना, शासन करना,
न्याय करना, ये प्रमुख जो कार्य थे वो क्षत्रिय के कार्य थे। किसके कार्य थे? क्षत्रिय के। तो ये ध्यान रखना दोस्तों, ठीक है। सुरक्षा प्रदान करना भी क्षत्रिय का ही कार्य था, ठीक है। तो ब्राह्मण क्षत्रिय हो गए। वैश्य के क्या कार्य थे? वैश्य के कार्य थे कृषि है, पशुपालन है, शिकार नहीं दोस्तों, कृषि, पशुपालन, व्यापार करना, ठीक है, गौपालन, ठीक है, गाय को पालना, ये प्रमुख जो है वो वैश्य के कार्य थे। किसके कार्य थे? वैश्य के। शूद्र के क्या कार्य थे? शूद्र के कार्य थे तीनों वर्णों की सेवा करना। जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य हैं, इनकी सेवा करना ये शूद्र का कार्य था। तो दोस्तों यहाँ पर प्रश्न पूछा जा सकता है, 2-2, 3-3 पॉइंट आपको याद कर लेने हैं कि ब्राह्मण के क्या कार्य हैं, क्षत्रिय के क्या कार्य हैं, वैश्य के क्या कार्य हैं, शूद्र के क्या कार्य हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर बताया ब्राह्मण वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति किससे मानते हैं? तो ब्राह्मण वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति देवीय व्यवस्था से मानते हैं। किस व्यवस्था से मानते हैं? देवी व्यवस्था से। और 4 वर्ण है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। याद हो गया? चल नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोत्र क्या है? बढ़िया इंपॉर्टेंट है, गोत्र क्या है और मनुस्मृति का संकलन कब हुआ था? ये मनुस्मृति वाला तो पूछा गया था बोर्ड परीक्षा के अंदर 2022 के अंदर। गोत्र क्या है? गोत्र एक प्राचीन ब्राह्मण पद्धति है। गोत्र क्या है? तो गोत्र एक प्राचीन ब्राह्मण पद्धति है। गोत्र का जो संकलन है वो 1000 ईसा पूर्व के बाद हुआ था, ठीक है। इसमें क्या होता है? इसमें प्रत्येक व्यक्ति को गोत्र के रूप में वर्गीकृत किया गया था, जाति को गोत्र के रूप में वर्गीकृत किया गया था, ठीक है। और इसमें देखिएगा आपको ध्यान रखना, गोत्र जो है ये एक प्राचीन ब्राह्मण पद्धति थी, ठीक है। और गोत्र के सदस्यों को ऋषि का वंशज माना गया था। किसका वंशज माना गया था? ऋषि का वंशज। ये आपको ध्यान रखना है गोत्र से संबंधित, ठीक है। इसके अलावा गोत्र से संबंधित आपको ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो गोत्र है, गोत्र के 2 महत्वपूर्ण नियम बताओ। गोत्र के क्या महत्वपूर्ण नियम है? तो गोत्र के प्रमुख नियम है दोस्तों, गोत्र के सदस्य जो है वो आपस में विवाह नहीं कर सकते थे। एक ही गोत्र के सदस्य आपस में विवाह नहीं कर सकते थे, ये पहला नियम। दूसरा हो गया, इसमें देखो किसी भी स्त्री, ठीक है, स्त्री के विवाह के बाद उसको अपने पिता का गोत्र त्याग कर पति का गोत्र धारण करना पड़ता था, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ये प्रमुख 2 नियम है गोत्र के। इसके अलावा मनुस्मृति का संकलन कब हुआ? मनुस्मृति का संकलन कब हुआ? तो मनुस्मृति का जो संकलन हुआ था दोस्तों वो हुआ था 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी तक, ठीक है। 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी तक आपको ध्यान रखना दोस्तों, मनुस्मृति का संकलन किया गया था, ठीक है। 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी तक। देखिएगा आपको पूछा जा सकता है कि धर्मसूत्र और धर्मशास्त्रों के अनुसार विवाह के कितने प्रकार हैं? तो धर्मसूत्र और धर्मशास्त्रों के अनुसार विवाह के 8 प्रकार माने गए हैं, जिसमें से 4 प्रकार के विवाह जो है वो उत्तम माने गए हैं। तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। आ रही बात समझ में? चलो इसके अलावा बात करते हैं तीसरा क्वेश्चन की, कबीर को भक्ति का मार्ग दिखाने वाले गुरु कौन थे? बढ़िया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कबीर को भक्ति का मार्ग दिखाने वाले गुरु कौन थे? तो कबीर को भक्ति का मार्ग दिखाने वाले गुरु थे दोस्तों रामानंद। कौन थे दोस्तों? रामानंद, ठीक है, रामानंद। ध्यान रखना, कबीर को भक्ति का मार्ग दिखाने वाले गुरु कौन थे? तो रामानंद। आगे बात समझ में, कबीर को भक्ति का मार्ग दिखाने वाले गुरु कौन थे? तो रामानंद। चलो चौथा क्वेश्चन देखेगा कि भक्तिमयी राजकुमारी के नाम से किसे जाना जाता है? भक्तिमयी राजकुमारी, बताओ भक्तिमयी राजकुमारी के नाम से किसे जाना जाता है? तो दोस्तों भक्तिमयी राजकुमारी के नाम से जाना जाता है अपने मीराबाई को। मीराबाई छोड़ो ने सादुड़ा वालो बेस, तो मीराबाई को दोस्तों भक्तिमयी राजकुमारी के नाम से जाना जाता है। ये आपको ध्यान रखना, भक्तिमयी राजकुमारी के नाम से किन्हें जानी जाए? तो मीराबाई को, ठीक है। आगे देखो पांचवा क्वेश्चन, तालीकोटा का युद्ध कब हुआ? इसके परिणाम क्या निकले? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तालीकोटा का युद्ध। सबसे पहले बताओ तालीकोटा का युद्ध जो है, तालीकोटा युद्ध को दूसरा नाम क्या है? तालीकोटा के युद्ध का दूसरा नाम क्या है? आप सभी को पता है, राक्षसी तांगड़ी युद्ध, ठीक है। राक्षसी तांगड़ी युद्ध या तालीकोटा का युद्ध एक ही है दोस्तों, राक्षसी तांगड़ी युद्ध कह दो या तालीकोटा का युद्ध कह दो। तो ये युद्ध क्या पूछा, कब हुआ? तालीकोटा का युद्ध या राक्षसी तांगड़ी युद्ध कब हुआ? तो ये हुआ था 1565 में। कब होता है दोस्तों? 1565 में दोस्तों ये युद्ध होता है। कब होता है? 1565 में। इसमें देखिएगा विजयनगर, जो विजयनगर था, विजयनगर साम्राज्य, तो विजयनगर के उस समय प्रधानमंत्री हम कह सकते हैं, शासक कह सकते हैं, राजा कह सकते हैं,
वे थे राम राय। कौन थे दोस्तों? राम राय। इधर राम राय थे विजयनगर के प्रधानमंत्री, और दूसरी तरफ दोस्तों बीजापुर है, अहमदनगर है और गोलकुंडा की संयुक्त सेना के बीच ये युद्ध हुआ था। ठीक है, तो आपको पूछा जा सकता है कि तालीकोटा का युद्ध कब हुआ? तो तालीकोटा का युद्ध 1565 में हुआ था और प्रधानमंत्री राम राय के नेतृत्व में ये युद्ध हुआ था। इसमें देखो बीजापुर एक तरफ तो था राम राय और दूसरी तरफ था बीजापुर, अहमदनगर और गोलकुंडा की संयुक्त सेना के बीच होता है ये युद्ध। लेकिन इसमें होता क्या है दोस्तों, पूछा गया इसके परिणाम क्या निकले। जो तालीकोटा का युद्ध, इसके परिणाम क्या निकले? इस युद्ध के परिणाम निकले थे कि इसमें क्या होता है, इसमें जिसकी विजय होती है, आपको पता है कि भाई राम राय की तो पराजय होती है। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य के शासक प्रधानमंत्री जो थे राम राय, इनकी पराजय होती है और विजय हो जाती है दोस्तों बीजापुर, अहमदनगर और गोलकुंडा की संयुक्त सेना। ठीक है, इनकी विजय हो जाती है। अब इनकी विजय हो जाती है तो दोस्तों ये विजयनगर साम्राज्य को क्या करेंगे? हड़प लेंगे। ठीक है, तो विजयनगर साम्राज्य को हड़प लेते हैं। ठीक है, तो हड़प लेते तो आप सभी को पता है कि विजयनगर साम्राज्य का धीरे धीरे पतन शुरू हो गया, तो इस कारण से विजयनगर साम्राज्य का पतन हो जाता है। तो इसी युद्ध के दौरान ये प्रमुख परिणाम निकले थे। परिणाम क्या निकले? विजयनगर साम्राज्य का पतन हो गया, ये परिणाम निकला। किस युद्ध के बाद? तालीकोटा के युद्ध के बाद। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है दोस्तों। ध्यान रखना कि तालीकोटा का युद्ध कब हुआ, इसके परिणाम क्या निकले। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वप्रथम औपनिवेशिक शासन कहां स्थापित हुआ? इसी क्वेश्चन से संबंधित में आपको देखो, तालीकोटा का युद्ध, विजयनगर साम्राज्य की बात हो रही है, तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना भी आपको पूछी जा सकती है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना जो है वो कब हुई। तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में हुई थी। किसने की थी? दो भाई थे, हरिहर और बुक्का, दोनों भाई करते हैं तुंगभद्रा नदी के किनारे। ठीक है, तो स्थापना भी आपको ध्यान रखना दोस्तों, नदी पूछे तो तुंगभद्रा नदी। सर्वप्रथम औपनिवेशिक शासन कहां स्थापित हुआ? बिल्कुल, सर्वप्रथम औपनिवेशिक शासन कहां स्थापित हुआ? तो सर्वप्रथम औपनिवेशिक शासन स्थापित हुआ था बंगाल में। कहां हुआ था दोस्तों? बंगाल में। और इस्तमारी जो बंदोबस्त हैं वो भी 1793 में बंगाल में शुरू हुआ था। ठीक है, बिल्कुल पूछा जाएगा दोस्तों, सर्वप्रथम औपनिवेशिक जो शासन है वो कहां स्थापित हुआ था? तो औपनिवेशिक शासन स्थापित हुआ था बंगाल में। कहां स्थापित हुआ था? बंगाल में। ठीक है, और इस्तमारी बंदोबस्त कब लागू हुआ था? 1793 में। कहां लागू होता है? बंगाल में। यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है। औपनिवेशिक का मतलब किसी शक्तिशाली देश द्वारा किसी कमजोर देश पर आर्थिक और राजनीतिक दृष्टि से उस पर अधिकार कर लेना। ठीक है, यह है औपनिवेशिक का मतलब। आगे देखिएगा, यानी उपनिवेशवाद हम कह सकते हैं। दक्कन दंगा आयोग पर टिप्पणी लिखिएगा। दक्कन दंगा आयोग, बिल्कुल, दक्कन दंगा आयोग क्या है या दक्कन दंगा रिपोर्ट किसे कहते हैं, यह प्रश्न पूछा जा सकता है दोस्तों। दक्कन दंगा आयोग या दक्कन दंगा रिपोर्ट। ठीक है, देखिएगा दक्कन दंगा रिपोर्ट। सबसे पहले देखो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लगा लेना, दक्कन दंगा वाला। दक्कन दंगा आयोग की शुरुआत कब हुई थी? पहले आप ये बता दीजिएगा। दक्कन दंगा आयोग की शुरुआत आप सभी को पता होगा, 12 मई 1875 को इसकी शुरुआत होती है। दक्कन दंगा आयोग की शुरुआत कब होती है दोस्तों? तो दक्कन दंगा आयोग की शुरुआत होती है 12 मई 1875 को। कब होती है? 12 मई 1875 को इस आयोग की क्या होती है? शुरुआत होती है। दक्कन दंगा आयोग की शुरुआत कब होती है? 12 मई 1875 को। इस आयोग में क्या होता है? इस आयोग में दोस्तों साहूकार व्यक्ति क्या करता है? इसमें साहूकार जो है वो किसी गरीब किसान व्यक्ति की जमीन हड़प कर नीलाम कर देता है, नीलामी कर देता है। ठीक है, यहाँ पर नीलामी का मतलब है कि जैसे गरीब किसान व्यक्ति की जमीन हड़प कर नीलामी कर देना। नीलामी का मतलब होता है कि ऊंची बोली लगाकर बेच देना। ठीक है, तो इसमें गरीब किसान की व्यक्ति की जमीन हड़प कर नीलामी कर दी जाती है, साहूकार व्यक्ति ऐसा काम कर देता है। तो फिर क्या होता है, यह आयोग जो है ब्रिटिश पार्लियामेंट में 1878 के अंदर एक रिपोर्ट पेश करता है, जिसे दक्कन दंगा रिपोर्ट कहा गया था। ठीक है, तो यह भी आपको ध्यान रखना दोस्तों। दक्कन दंगा रिपोर्ट क्या है? तो इसमें क्या होता है, इसमें साहूकार व्यक्ति किसी गरीब किसान व्यक्ति की जमीन हड़प कर नीलाम कर देता है। तब इस आयोग द्वारा, ठीक है, ब्रिटिश पार्लियामेंट में 1878 में रिपोर्ट पेश की जाती है, जिसे दक्कन दंगा रिपोर्ट कहा गया था। ठीक है, देखिएगा दक्कन दंगा जो आयोग है ये कहाँ फैला था? तो जैसे महाराष्ट्र है, पन्ना है, अहमदाबाद है, सतारा है, ठीक है, और सोलापुर है। ये वहाँ ये प्रमुख इनका फैलाव था दक्कन दंगा आयोग का। तो दोस्तों ये प्रमुख आपको ध्यान रखना है। ठीक है, दक्कन दंगा आयोग क्या है, इस पर टिप्पणी लिखिए, समझाओ, तो इस तरीके से समझाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम को प्रथम क्या कहा है?
1857 के विद्रोह को 1857 के विद्रोह को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा था? तो ये वी.डी. सावरकर ने कहा था। किसने कहा था? वी.डी. सावरकर ने, विनायक दामोदर सावरकर ने। ध्यान रखना, वी.डी. सावरकर, ठीक है, वी.डी. सावरकर, वी.डी. सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर, इन्होंने दोस्तों 1857 के विद्रोह को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है, ठीक है। और आगे देखा, देखिए अगलो क्या कह रहे है। हाँ देखो, 1857 को विद्रोह कहां से शुरू होता है? मेरठ से शुरू होता है। मेरठ उत्तर प्रदेश से इसका शुरुआत होती है, ठीक है। भारत का सरताज शहर, 7 टापुओं का शहर किसे कहा जाता है? भारत का सरताज शहर, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का सरताज शहर किसे कहा जाता है, या 7 टापुओं का शहर किसे कहा जाता है? तो बंबई को। किसको कहते हैं? बंबई को, मुंबई, बंबई, ठीक है। तो ध्यान रखना, भारत का सरताज शहर या 7 टापुओं का शहर बंबई को कहते हैं। किसको कहते हैं? बंबई को। याद हो गया? चलो 10वां क्वेश्चन, उग्रपंथी नेता और उदारवादी नेताओं के नाम बताओ। उग्रपंथी नेता और उदारवादी नेताओं के नाम अब की बार हमें पूछा है कि कौन से उग्रपंथी नेता हैं और कौन से उदारवादी नेता हैं, ठीक है। आपको पता होगा स्वदेशी आंदोलन, ये अपना जो चैप्टर है स्वदेशी आंदोलन चला था, स्वदेशी आंदोलन, ठीक है, 1905 से 1907 तक चला था। तो उसी के अंतर्गत दोस्तों उग्रपंथी नेता और उदारवादी नेता आते हैं। उग्रपंथी नेता ये कौन थे? तो उग्रपंथी नेताओं के नाम आप याद कर सकते हैं, लाल बाल पाल, ठीक है, लाल बाल पाल। आपको पूछा जा सकता है कि लाल बाल पाल के नाम से कौन जाने जाते हैं? देखिएगा, उग्रपंथी नेताओं के नाम आपको पूछा जाए तो उग्रपंथी नेताओं के नाम है लाल और बाल और पाल, ठीक है। अब इसका क्या मतलब हुआ? लाल बाल पाल, लाल से आपको ध्यान रखना लाला लाजपत राय, लाल से आपको ध्यान रखना लाला लाजपत राय, और बाल से आपको ध्यान रखना बाल गंगाधर तिलक, और पाल से आपको ध्यान रखना विपिन चंद्र पाल। ये जो नेता थे दोस्तों, ये उग्रपंथी नेता थे। कौन थे दोस्तों? उग्रपंथी नेता। लाल बाल पाल जो है वो उग्रपंथी नेता थे। अब यहां पर पूछे उदारवादी नेता। उदारवादी नेता जैसे गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले, प्रश्न पूछा जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले दोस्तों महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले। प्रश्न 1 नंबर के अंदर पूछा जा सकता है, ध्यान रखना। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले। इसके अलावा मोहम्मद अली जिन्ना, देखो उदारवादी नेताओं के नाम लिख रहे हैं तो एक मोहम्मद अली जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना, ठीक है, मोहम्मद अली जिन्ना भी आप लिख सकते हैं, मोहम्मद अली जिन्ना, ये भी शामिल थे। तो ये उदारवादी नेता थे। उग्रपंथी उदारवादी नेताओं के नाम पूछे तो उग्रपंथी नेताओं के नाम लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल। उदारवादी नेताओं के नाम गोपाल कृष्ण गोखले और क्या हो गया? मोहम्मद अली जिन्ना। तो दोस्तों ये प्रमुख हमने फटाफट 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे दोस्तों फराटेदार क्लास के अंदर। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक करें, चैनल पर नए तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। और दोस्तों ध्यान रखें, लाइव क्लास 5 बजे सभी को जुड़ना है, ठीक है? ओके।